Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the application of Ampere's circuital law, in which we shall study about the magnetic field due to infinitely long straight current carrying conductor. In this class, we shall discuss another application of Ampere's circuital law, which is solenoid. This is the second application of एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसमें जो है आपका बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता किया जा सकता था सोलेनॉइड में, इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ जो है स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है कंडक्टर्स के जिनमें करंट फ्लो हो सकता है उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो देखिए, सोलेनॉइड जो है एक लॉन्ग हेलिकल सोलेनॉइड आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, साइंस में क्लास 7th 8th में भी पढ़ाया जाता है सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड इज एन अरेंजमेंट इन विच अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर insulating conductor is frame in the form of helix, यानी कि एक लंबे और इंसुलेटेड का मतलब वायर के ऊपर बहुत बारीक लेयर लगे होते हैं जिससे क्या हो जाता है, एक दूसरे के टच में रहते हुए भी इंसुलेशन होता है, होने की वजह से वो कांटेक्ट में नहीं होते, मतलब शॉर्ट नहीं करेंगे। तो एक लंबे वायर को जो इंसुलेटेड हो, अगर हम हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिक्स मतलब आपने स्प्रिंग देखा होगा, उसी शेप को हेलिक्स कहते हैं, आपके सामने भी फिगर में दिख रहा है। इस तरह के अरेंजमेंट को, शेप को हम कहते हैं सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की क्या प्रॉपर्टी है, यदि हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को हम अगर बैटरी से कनेक्ट कर दें तो बिल्कुल ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। अगर हम इसको बीच से फ्रीली थ्रेड से सस्पेंड कर दें तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा, आप भले ही उसको कितना भी रोटेट करिए। ठीक है, आप रोटेट भी करोगे तब भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज सोलेनॉइड, तो बोलेंगे सोलेनॉइड is an arrangement in which a long insulated conductor is arranged in the form of हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज रहता है ये। ठीक है, हेलिक्स मतलब स्प्रिंग होता है, हेलिक्स जो होता है वो स्प्रिंग के शेप को ही बोला जाता है, स्प्रिंग के शेप को ही हेलिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सोलेनॉइड बनाया क्यों गया। तो जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया सोलेनॉइड को, तो इसके जो प्रॉपर्टीज मिले, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। यानी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज सिमिलर एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। इट्स ओके। It also behaves as two equal and opposite poles. It means one side is act as a north pole and another one side is act as south pole. It's okay. The magnetic field just outside the solenoid, outside मैं बोल रहा हूँ, just outside, जैसे ये solenoid है, यहाँ पर अंदर के ये हिस्से हैं, इसके just outside जो points होते हैं उन वहाँ पर magnetic field बहुत weak होता है। It means the magnetic field just outside the solenoid is very weak.
and the magnetic field at the ends of poles or at end of solenoid is high. ends पर जो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाई होता है, और बीच में ऊपर और नीचे ये अगल बगल में ये सब आपके लो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। ठीक है, दूसरी एक और खास बात है इसमें, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। सोलेनॉइड के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनॉइड कहते हैं। कोर मतलब जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसके ऊपर हेलिक्स बनाया गया है, तो इसके अंदर का जो होल होगा, इसके अंदर ये जो एरिया होगा, ये जो खाली जगह होगी, जैसे कि स्प्रिंग हो, स्प्रिंग के बीच में खोखला जगह होता है ना, हॉलो, उस प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनॉइड कहा जाता है, वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉपर्टीज कुछ रही सोलेनॉइड की। जब हम उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। इसके इनसाइड द कोर ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक एंड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। ये प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी, इनमें जो है मैग्नेटिक फील्ड्स का पोल्स भी होते हैं, नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। वो हमने आपको एक क्लॉक फेस रूल बताया था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से करंट ये पॉजिटिव चलेगा, तो ये वाला वायर इधर आया हुआ है, इधर आया और फिर ये इधर गया, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया किसका, करंट का। और करंट अगर यहाँ पर हम क्लॉक रखें तो क्लॉक भी इधर ही चलता है। अगर ये क्लॉक वाइज है तो आपको बताया गया था कि अगर क्लॉक वाइज करंट यहाँ पर रिप्रेजेंट्स हो रहा है तो ये साउथ पोल होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे कि करंट नीचे की तरफ ऊपर से दिख रहा है ये, अगर हम इसको मिटा दें, ऐसे देखिए फिगर हमने थोड़ा सा ड्रॉ कर देना है। ठीक है ना, ये आपका वायर यहाँ से आया है, मुड़ के यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे करंट जो है यहाँ पर इस साइड में क्लॉकवाइज दिखेंगे, और यहाँ पर जो हमें करंट दिखेगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। पहला तो हमारे पास तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का पता करने का, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि यदि हमारा करंट जो जिस दिशा में है, जैसे मान लीजिए इधर की तरफ करंट है और मैं अपने हाथ से ऐसे इसको पकड़ूं, तो हमारे जो फिंगर्स होंगे, जैसे करंट भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये हमारे फिंगर भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जो हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, देखिए नॉर्थ पोल इधर ही है। अगर यही करंट ऊपर की तरफ जाता तो मैं ऐसे सोलेनॉइड को पकड़ता करंट की दिशा में, तो थंब इधर रिप्रेजेंट करता और इधर की तरफ हमारा नॉर्थ पोल होता। इसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। इसको जो है राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। सोलेनॉइड का भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसमें हमें पोल्स पता करने हो, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लिखिए। इट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। तो बोलेंगे इफ वी होल्ड द सोलेनॉइड such that our fingers represent, our curl fingers represents the direction of current, then thumb represents the direction of north pole। ठीक है, अगर हमारे कर्ल फिंगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो थंब हमारा किधर ओरिएंटेड होगा, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, अगर थंब जिधर रिप्रेजेंट करेगा वो नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साइड जो होगा वो हमारा
साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो अब हम ये जान चुके हैं कि सोलेनाइड क्या होता है, सोलेनाइड के मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे होते हैं। जस्ट आउटसाइड वीक होता है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब हर एक जगह पर एक बराबर रहता है। अब हमें आगे बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है सोलेनाइड की। तो आपको पता है कि सोलेनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो अंदर यूनिफॉर्म अगर है तो पैरेलल लाइंस मिलती हैं अंदर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और इधर से ये नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल की तरफ आती है। ठीक है, अब बात आता है डायरेक्शन का। तो आपको पता ही है बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। याद रखिएगा किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। कैसे क्लोज लूप? जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंड्स आपको नहीं पता चलेगा, ये यूनिफॉर्मली चलते हुए आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें एंटर कर गया, ये कंटिन्यू है, पूरा लूप फॉर्म कर रहा है। तो देखिए बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते हैं। जब हमने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। तो जब ये क्लोज लूप आपका फॉर्म करेगा तो अब हम अंदर देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, तो बाहर जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, जबकि अंदर देखा जाए तो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। देखिए इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। तो ये हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप एंड inside the solenoid the magnetic field lines goes from south to north pole, but outside the solenoid it goes from north pole to south pole. okay? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज है सोलेनाइड के मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इसी के अगले सेगमेंट की जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना होता है सोलेनाइड का। तो इसको हम सोलेनाइड के डेफिनेशन को अभी इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब है मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द core of solenoid। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनाइड। सोलेनाइड के कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो देखिए सबसे पहले हम सोलेनाइड का एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। सोलेनाइड का क्रॉस सेक्शन कैसे लेंगे? जैसे सपोज कर लिया जाए ये मार्कर सोलेनॉइड है, तो इसको ऐसे हम क्या करेंगे, वर्टिकली कट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कुलर चीज़ है तो इसको सीधे ऊपर से काट देना है, ये नहीं कि ऐसे नहीं काटना है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन नहीं चाहिए हमें, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो जब काटेंगे
तो सोलेनाइड का हाफ पार्ट ही आपको दिखेगा, ठीक है। ये सोलेनाइड का हाफ पार्ट हमको दिखेगा। ठीक, ये हमारा आधा पार्ट, जैसे ये मार्कर ही है, सीधे ऐसे ऊपर से कट कर दिया हमने। अब जब इसके ऊपर जो वायर लपेटे गए होंगे वो भी तो कट जाएंगे, तो हम यहाँ पर जो ये डॉट्स दिख रहे हैं, जो डॉट दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वायर वो नीचे इधर से जाके ऊपर आ रहा था, ठीक है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। मतलब जब हमने काटा ऐसे, तो मान लीजिए वायर अगर यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, जब हमने काटा तो ये वायर अगर ऊपर से बाहर निकल रहा है, ऐसे नीचे से घूम के ऊपर से बाहर निकल रहा है, तो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे जा रहा था तो वो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ऊपर हम मान लीजिए ये हमारे डॉट्स हैं, यानी कि यहाँ से वायर बाहर की तरफ आ रहे हैं, चूँकि कट चुके हैं, वायर भी कट चुका है, ये सब हमारा जो है ठीक है। दूसरा नीचे की तरफ क्रॉस है, इसका मतलब ये है वायर नीचे से ऐसे जा रहा था और ऊपर से आ रहा था, फिर यहाँ नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था, लेकिन आधा हिस्सा कट चुका है, हट गया है। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एक सोलेनॉइड का। चूंकि हमें क्या करना है, कोर के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है सोलेनॉइड का, और एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब इसकी लंबाई का कोई काउंटिंग नहीं है, लंबाई असीमित है, इनफाइनाइट है। और यहाँ पर जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लूप चूज करते हैं। लेट अस चूज अ लूप, क्योंकि आपको पता है अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो यहाँ पर क्या चाहिए, एक लूप चाहिए होगा, ठीक है। इसका नाम हम रख देंगे ABCD। दिस इज अ एम्पियरियन लूप ABCD एंड लेंथ ऑफ लूप इज L एंड विड्थ इज B। या ये L ले लिया हमने, यहाँ पर ABCD तो ऑलरेडी लिया हुआ है, इसको कैपिटल कर लीजिए आप। ठीक है, ये ABCD हो गया, यहाँ पर विड्थ हो गया स्मॉल b, यानी CD का जो वैल्यू है, मतलब अगर हम लिखें यहाँ पर तो BC इक्वल्स टू AD होगा इक्वल्स टू L होगा। BC मतलब ये उतना ही लंबा ये भी होगा, रेक्टेंगुलर है तो, और दूसरी तरफ है AB इक्वल्स टू CD, ये इक्वल्स टू B हो जाएगा। ये हमारा लेंथ और विड्थ हो गया। यहाँ पर जो एम्पियरियन लूप हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, क्लियर है ये बात। अब जो है हमें यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। सपोज कर लिया हमने कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आपको पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सोलेनॉइड के अंदर, तो मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ले रहा हूँ और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन a solenoid with vertical cross section having
n number of turns per unit length, per unit length। ठीक है, यहां पर जो है हमने कंसीडर कर लिया कि एक सोलेनॉइड है जिसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है एंड n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि यूनिट लेंथ में जो इसमें टर्न्स बने थे, टर्न्स मतलब जो हेलिकल टर्न्स होते हैं वो n है पर यूनिट लेंथ में। अब जो है लिखेंगे लेट अस ड्रॉ एन एम्पियरियन क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड यहाँ रेक्टेंगुलर वर्ड यूज कर दे रहा हूँ मैं, रेक्टेंगुलर लूप हैविंग लेंथ L एंड विड्थ B, लेंथ L है और विड्थ B है। क्लियर है ये बात? अब जो है देन by using Ampere's circuital law, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? पूरे लूप के थ्रू, यानी कि ए से लेकर के, देखिए यहां पर हमारे पास जो लूप है ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन है, बी से सी एक, सी से डी एक और डी से एक, यानी कि कुल 4 पार्ट्स हैं, 4 लाइंस हैं हमारे पास। तो हम लिखते हैं यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करेंट फ्लोइंग थ्रू लूप। नेट करंट फ्लोइंग थ्रू लूप। अब जो है यहां से B डॉट DL को हम लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, फिर बाद में राइट हैंड साइड को। तो हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL। ठीक है, अब देखो हमारा जो B डॉट DL है, यानी B इंटू DL, वो 4 पार्ट्स में है, यानी कि हमारे पास जो पूरा क्लोज लूप है उनमें 4 लाइन है, ए से बी तक अलग, बी से सी तक अलग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर की तरफ हमेशा है। ठीक है, अगर हम एक लेंथ AD को माने, एक लेंथ AB को माने, तो AD के लिए मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा AD के लिए, क्योंकि ये लेंथ या तो आप इधर लोगे या तो इधर लोगे, दोनों ही सिचुएशंस में ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। बट ये जो BA है, ये वाली लाइन आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और ये लाइन ऐसे है, तो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो दोनों जगह एंगल अलग अलग है, इसलिए हम चारों के लिए अलग अलग ये क्लोज लूप वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि चारों के साथ हो सकता है एंगल अलग अलग हो। तो देखिए लूप पूरा कवर करेंगे हम। पहला इंटीग्रल हमारा होगा A से B तक, और ये होगा B डॉट DL, और A से B तक, A हमारा यहाँ है, B यहाँ है, ये वाली जो लाइन है उससे मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, क्योंकि B डॉट DL का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर इसको हम A माने और इसको B माने, तो A डॉट B इज इक्वल्स टू होता है AB cos थीटा। तो B का मैग्नीट्यूड B हो गया, DL का मैग्नीट्यूड D हो गया, और इन दोनों के बीच एंगल, यानी B और DL के बीच जो एंगल है B एंड D, तो B है मैग्नेटिक फील्ड इधर, और DL मतलब इस लाइन पे जा रहे हो तो AB की तरफ, दोनों में 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस। अब B से C पे चलते हैं, यहाँ इंटीग्रल हो जाएगा B टू C, क्योंकि पूरा लूप कवर करना है हमें। ये जो क्लोज इंटीग्रल लगा हुआ है ना,
ये बता रहा है कि ये पूरा लूप हमको कवर करना है। तो लूप का एक लाइन हमने ले लिया, फिर प्लस करेंगे बी टू सी, अब जाएंगे बी टू सी में भी वही होगा, बी डॉट डी एल आ गया। अब इन दोनों के बीच एंगल बी सी आपका इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो इनके बीच एंगल हो जाएगा 0 कॉस 0 डिग्री प्लस। अब आएंगे हम सी टू डी, सी से डी तक, सी से डी तक आओगे तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लाइन इधर, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल हो गया। ये हो जाएगा बी डॉट डी एल कॉस 90 प्लस इधर हम आओगे डी से ए तक, इंटीग्रल डी टू ए बी डॉट डी एल, एंगल यहाँ देखोगे तो यहाँ भी कॉस 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। बहुत करोगे तो 180 लिख सकते हो, लेकिन कॉस 0 ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो कॉस 0 रहेगा आपका। अब सॉल्व करते हैं, देखिए कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ख़त्म। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रल बी टू सी, ऐसे लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये वाला इंटीग्रल हो गया 0 प्लस ये वाला इंटीग्रल आपका बचेगा बी टू सी बी इंटू डी एल, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया प्लस तीसरे टर्म में देखोगे 90 डिग्री यहाँ भी है, कॉस 90 का वैल्यू 0, ये भी ख़त्म हो गया, तो प्लस 0 लिखेंगे। और ये वाला बचा हुआ हमारा बी डी एल कॉस 0, ये भी मिलेगा हमें इंटीग्रल डी टू ए बी डी एल कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा जो है यहाँ देखिए 2 टर्म बस बचे हुए हैं हमारे पास, दोनों को एनालाइज किया जाए। ये है बी टू सी, फिगर में देखिए बी टू सी, बी यहाँ है और सी यहाँ है, यही बचा हुआ है ये लाइन। आप बताइए बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ क्या होगा, तो पाओगे, आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के जस्ट बाहर जो है, सेंटर के जस्ट ऊपर या सेंटर के जस्ट नीचे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब 0 होगी, तो यहाँ पर जब बी की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा, सिंस just outside the solenoid magnetic field is 0, ये 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। hence बी टू सी बी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, डॉट डी एल यही ना है, ये बी सी ही बाहर है, वहाँ फिगर में दिख रहा है, ये भी 0 हो गया, प्लस ये अकेला बचेगा अब डी टू ए बी इंटू डी एल, ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचा उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे सॉल्व करते हुए, तो ये भी टर्म 0 हो गया, बचा सिर्फ इंटीग्रल डी टू ए बी भी बाहर चला आएगा डॉट डी एल का इंटीग्रल एल होता है, और डी टू ए डी से लेकर ए तक का जो लेंथ है वो एल है, लेंथ है, तो डी से ए तक का जो लेंथ होगा वो हमारा एल हो जाएगा। ये मिल गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, म्यू नॉट इंटू नेट करेंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। तो सबसे पहले पता कर लें कि ये जो लूप है ए बी सी डी, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखिए अभी हमने चूज किया था n जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो देखा जाए L लेंथ में कितने टर्न होंगे,
क्योंकि टोटल ए से लेकर डी तक का जो लेंथ है वो एल है। अगर एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है सोलेनॉइड में, तो एल लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो हम पता कर लें। नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन इंटू एल। कारण ये है कि यूनिट लेंथ में एन टर्न्स हैं, तो एल लेंथ में क्या होगा, एल इंटू एन टर्न्स हो जाएंगे। अब एक टर्न में जो करंट है वो आई है, एक टर्न में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, तो इतने सारे टर्न्स में जो करंट की वैल्यू होगी, अब बोलेंगे सिंस करंट इन वन टर्न is equals to is 1 ampere, sorry, I ampere, then in n into L turns में हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न है n इंटू एल और एक टर्न में I है तो n इंटू एल टर्न्स में n l इंटू I हो जाएगा। ये हमारा नेट करंट निकल चुका है। अब नेट करंट, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं नेट करेंट इन एन एल टर्न्स, तो ये हमारा हो गया एन एल इंटू आई। अब ये हम वैल्यू रख देते हैं अपने राइट हैंड साइड में, तो हमारा राइट हैंड साइड मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू आई नेट चाहिए था हमें, और म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट ही है, आई नेट की वैल्यू आ चुका है एन इंटू एल इंटू आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इन दिस इक्वेशन। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ चुका है बी इंटू एल इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का वैल्यू आ चुका है म्यू नॉट एन इंटू एल इंटू आई, एल एल कैंसल आउट हो गया, बी इज इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट है, पेपर में 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो ये हो गया हमारा ये। अब देखिए मान लिया जाए कि हमारे सोलेनॉइड का लेंथ कैपिटल एल है, इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज कैपिटल एल एंड total number of turn is equals to कैपिटल N है, देन क्या मिलेगा हमें, स्मॉल n इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ, ये हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो b इज इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन कैपिटल L इंटू आई, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये हो गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड जब टोटल नंबर ऑफ टर्न हमारे पास मौजूद हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न n और टोटल लेंथ पता हो सोलेनॉइड का, तब तो ये पूरा हमारा सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन आ चुका है। फार्मूला दो तरह से, अगर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिया हुआ तो स्मॉल n लगाओगे, और अगर नंबर ऑफ टर्न टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है तो कैपिटल N हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, पेपर में आता रहता है 3 मार्क्स में। सोलेनॉइड और एम्पियर सर्किटल लॉ का ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखा आपने एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने कैसे पता कर लिया, अगर यहाँ बायो-सेवर्ट लॉ लगाना होता तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता, ठीक है। सो दिस क्लास इज़ ओवर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।